नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज है कुछ हिंदी के क्वेश्चंस। तो आज जो हिंदी का क्वेश्चन करेंगे, इससे हमें बहुत सारे टॉपिक के बारे में पता चलेगा कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। मतलब यह क्वेश्चन हमें करने से ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, शुद्धि अशुद्धि के जो क्वेश्चंस है उसे भी हमें पढ़ना है और उसे पढ़कर जाना है। तो इससे हमें क्या चलना, देखो इसमें कुछ दिए गए, नहीं कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं, बिना बे कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं, बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं। तो ये हमारा क्या राइट आंसर है, बिना जीवन निर्वाह कमाए संभव नहीं। मतलब ये गलत है। तो इसमें क्या है कि मतलब शुद्धि जो शुद्ध वाक्य होंगे उसी को हमें चुनना है। आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। अब अव्यय अव्यय यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है। तो अव्यय में, अब अव्यय क्या होता है? अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जिस पे न तो कोई लिंग, न कोई कारक या वचन, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम बोलते हैं अव्यय। अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है क्रिया विशेषण अव्यय हमारा होता है, एक होता है, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। 4 टाइप्स इसके होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय वह होता है जो कि क्रिया की विशेषता बताए। जैसे हम क्या बोलते हैं कि सेनाएं आगे बढ़ी, मतलब ये क्या करना है, बढ़ना। मतलब बढ़ना के हम विशेषता बताना है, कहाँ बढ़ी, आगे की तरफ बढ़ी। तो आगे क्या है, ये हमारा क्रिया विशेषण है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, मतलब तेज की जो विशेषता बता रहा है। वो बहुत तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता जैसे हम कहते हैं, तो दौड़ना हमारा क्या क्रिया है, और बहुत बता रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, ये क्रिया विशेषण है। तो हमें क्रिया विशेषण क्या आ रहा है, तो बहुत तेज दौड़ता है। अगर हम बात करें समुच्चय बोधक, पहले हम देखते हैं संबंध बोधक क्या होता है। संबंध बोधक वो शब्द होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी से संबंध बनाते हैं। जैसे हम इसमें दिया गया है कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम संबंध बना रहे हैं, पानी के बिना संबंध है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी के बिना, भूख के मारे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मारे भूख के मारे, तो ये भी क्या है, संबंध है, भूख के मारे। अगर आपसे पूछ ले पूजा से पहले, ये भी क्या है, संबंध है, मतलब पूजा से पहले संबंध आ रहा है। ठीक है। अगर पूछ ले धन के बिना जीवन संभव नहीं, धन के बिना, ठीक है, धन के बिना कह ले, तो ये भी क्या है, ये भी संबंध आपका क्या है, धन के बिना। तो ये भी आपका संबंध दर्शा रहा है कि ये सब क्या है, संबंध अव्यय है। क्रिया अव्यय हमें समझ में आ गया, संबंध अव्यय भी समझ में आ गया। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, दो वाक्यों को एक जगह जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, या अलग करता है, उसे बोलते हैं हम समुच्चय बोधक। जैसे क्या बोले, जैसे हम बोलते हैं वो आया और मैं गया। मतलब हमने क्या किया, दो शब्दों को जोड़ दिया, वो आया और मैं गया। तो इसमें क्या है कि संबंध है कि हम दोनों जोड़ दिए। और या, और भी हो सकता है, और जोड़ता है, ठीक है, या भी जोड़ता है। जो अलग करता है उसे भी बोलते हैं कि जैसे इसलिए, इसलिए भी क्या करता है, इसलिए ये भी क्या करता है, जोड़ता है एक दूसरे को, वर्ड को, इसलिए, इसलिए। तो ये क्या हुआ, समुच्चय, अब समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय वो होता है कि जो विशेषता बताता है। विस्मयादि बोधक जैसे विशेषता नहीं बताता, मतलब कि जिससे हमें दुख, तकलीफ, विस्मय, भय आदि, शोक, घृणा, उद्वेग का जिससे बोध होता है, उसे हम विस्मयादि बोधक बोलते थे। जैसे बोलते ना, शाबाश, शाबाश, शाबाश। तो ये क्या, शाबाश हमारा जो है ये विस्मयादि बोधक है। हम बोलते ओह, ओह भी हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक है। बोलते काश, काश, ये क्या है, विस्मयादि बोधक है। तो इसमें हमें समझ में आ रहा है। अब हम एक बार देखते हैं इसको। पानी, मनुष्य पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसमें क्रिया विशेषण तो होगा नहीं। समुच्चय बोधक जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। विस्मयादि बोधक का वर्ड प्रयोग किया गया था, नहीं किया गया। तो हमारा क्या, संबंध बोधक जो इसमें अव्यय है। आगे आते हैं। लिखा हुआ है कि अब
इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें अव्यय के बारे में पूरा जान लेना। अव्यय के कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आप यहाँ से आप इसे, जैसे मैं यह क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप इसे तो कर ही रहे हैं। आप एक लुसेंट भी ले सकते हैं, हिंदी का लुसेंट आता है, ग्रामर जो हिंदी व्याकरण करके आता है लुसेंट, उसे ले सकते हैं और उसमें जाकर एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अव्यय दिया हुआ है। आगे आते हैं, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है विशेषण के भेद। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए अनुसार गिलास के भेद वाला विकल्प हो। मतलब अब किसमें क्या बताया है? विशेषण के भेद वाला विकल्प हो, मैं गिलास में बोल दिया। विशेषण के भेद वाला विकल्प हो मतलब गिलास में बहुत कम दूध बचा है। कम दूध मतलब क्या हो रहा है? व्यक्तिवाचक का बोध कर रहा है? तो नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं कर रहा है। सर्वनामी विशेषण है, ये भी नहीं है। निश्चित परिमाण, निश्चित नहीं है, बहुत कम है, मतलब निश्चित नहीं है कि अगर हम बोलते कि गिलास में 1 लीटर दूध है बचा है या 200 ग्राम दूध बचा है, तो हम क्या कहते हैं? ये निश्चित होता है, हमारा निश्चित परिणाम है। लेकिन ये क्या है? निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हुआ। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द का, शुद्ध जैसे आगंतुक, आगंतुक में हमें देखना है कि आगंतुक, इसमें क्या त पे अनुस्वार है, तो ये हमारा क्या गलत है? आगंतुक, आगतुक भी नहीं होता, आगंतुक मतलब हमें ग पर अनुस्वार होना चाहिए, तो ये हमारा क्या राइट आंसर है। इसमें 2 अनुस्वार दिया तो ये गलत है। आगे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक ये भी है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य भेद का विकल्प हो। जल्दी चले जाओ नहीं तो बस चली जाएगी। देखो अब यहाँ पे हमें जो वाक्य के भेद है, तो हमें फिर जाना है, वाक्य के बारे में पढ़ना है कि वाक्य क्या है, वाक्य के भेद कौन से। तो रचना के आधार पर इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि रचना के आधार पे जो वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद हैं, 3 भेद है। कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है सरल वाक्य। सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। एक है सरल वाक्य। पहले हम सरल वाक्य की बात करते हैं। जो सरल वाक्य क्या होता है? ठीक है, यहाँ आ जाओ। सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है? जो कि जिसमें क्या हो, एक क्रिया हो और जो सीधा सीधा मतलब साधारण वाक्य हो। जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है, मतलब एक इसमें क्या है? क्रिया है, जा रहा है मतलब एक क्रिया, तो ये राम जा रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा सरल वाक्य हो गया। ठीक है, उसी में आपसे पूछ लें कि मोहन खा रहा है, तो मोहन खा रहा है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, ये भी क्या हो? सरल वाक्य हुआ। वह अच्छा लड़का है, मतलब वो भी क्या हुआ? सरल वाक्य हो। मतलब जो साधारण सिंपल सा वाक्य हो उसे क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा संयुक्त वाक्य। क्या आता है? संयुक्त। ये एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है सरल और संयुक्त वाक्य कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो हम एक और पढ़ लेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो, जो हमारा यहाँ पे संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है कि हम जब 2 वाक्य को जोड़ते हैं एक साथ। 2 वाक्य को कैसे जोड़ते हैं कि एक वाक्य जैसे हो गया, हमने क्या किया कि वह आया और मैं गया, और से जोड़ो, या से जोड़ो, ठीक है, इसलिए से जोड़ो। तो ये सब क्या हो गया कि 2 वाक्य को हम जोड़ रहे हैं। जैसे तथा से जोड़ो, वो से जोड़ दो, ठीक है। कौन सा इसमें कौन कौन सकता होता है? जैसे हम जोड़ते हैं संयुक्त वाक्य में, जैसे हम क्या कर सकते हैं? और से जोड़ते हैं, और से जोड़ें, या से भी ऐड कर सकते हैं 2 वाक्य को, वह से भी ऐड करते हैं, तथा से भी करते हैं, तथा। तो ये क्या हो गया? यहाँ जो ये और या वो अगर किसी शब्द में दिखे तो क्या होगा? तो वो संयुक्त वाक्य होगा हमारा। ठीक है, संयुक्त वाक्य। जैसे हमने मैंने एक इसमें हम देखते हैं कि वह स्कूल गया और पढ़ाई किया, वह स्कूल
गया और पढ़ाई किया, और पढ़ाई किया। तो ये क्या हो गया, हमने दो वाक्य को जोड़ दिया कि वह स्कूल गया। मतलब इसमें क्या था कि हमारा सरल वाक्य में एक ही क्रिया थी, इसमें कितनी क्रिया है, दो क्रिया है। वह स्कूल गया, एक तो ये हो गया वह स्कूल गया और उसने वहाँ जाकर पढ़ाई की, ये भी क्रिया। मतलब दो क्रिया है और दो क्रिया को एक वर्ड जो और है वो जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इधर देख लो, सरल हमने देख लिया, सरल देख लिया, संयुक्त देख लिया। अब आता है मिश्र वाक्य कि मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य, इसमें क्या होता है मिश्र वाक्य में कि एक वाक्य हो और दूसरा क्या हो, हमारा उपवाक्य हो, उसे क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। जैसे हमने कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी खुल चुकी थी। तो ये क्या हो गया, हमारा मिश्र वाक्य हुआ। देखो इसमें क्या है, और भी नहीं आया, या भी नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, जब मैं स्टेशन पहुंचा, मतलब जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी। तो गाड़ी किस पर डिपेंड है, कि पहले वाले वाक्य पर डिपेंड है। जो पिछले वाला जो वाक्य है वो अगले वाले वाक्य पर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे, तब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। सरल वाक्य में समझ में आएगा, जो सीधा वाक्य हो। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जब दो शब्दों को हम जोड़ते हैं और या तथा से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य एक वाक्य हो, एक उपवाक्य हो। जैसे मेरे जाने से पहले वो चला गया था, उसके आने से पहले वो काम कर चुका था। तो ये सब क्या होगा, जब तुम्हारा भाई आएगा तो मैं चले जाऊंगा, उसका कहना है कि उसका कहना है कि हमें चले जाना चाहिए। तो ये सब क्या होगा, संयुक्त वाक्य आ गया। जल्दी चले जाओ नहीं तो बस चली जाएगी। देखो इसमें विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब वृत्ति क्या होता है, वृत्ति को हम देखते हैं तो वृत्ति भी हमारे अलग अलग टाइप के वृत्ति होते हैं। जैसे हमें वृत्ति मतलब संदेह, एक होता है संदेहार्थ वृत्ति, संभावनार्थ वृत्ति, विद्यार्थ वृत्ति, निश्चयार्थ वृत्ति। तो ये सब अलग अलग टाइप की वृत्ति होता है। संदेहार्थ वृत्ति क्या होता है, जब हम संदेह करते हैं, संदेह का बोध हो, तो संदेहार्थ वृत्ति हो गया। संभावनार्थ वृत्ति मतलब संभव हो, कि जैसे संभव है आज वर्षा होगी, तो ये क्या हो गया कि संभावनार्थ वृत्ति है। निश्चय वृत्ति मतलब क्या बोलते हैं कि इस बच्चे ने, कोई बच्चा आया, हमने उससे क्वेश्चन पूछा तो हम बोलते हैं कि इस बच्चे ने किताब पढ़ ली है, मतलब निश्चित ही पढ़ ली है। तो निश्चयार्थ वृत्ति हो गया। तो इसमें पता है, गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए, तो ये कौन सा हो गया, विद्यार्थ वृत्ति। मतलब जो विद्यार्थी है, विद्यार्थ वृत्ति मतलब गृह कार्य करने में, मतलब इसमें क्या है, विद्यार्थ वृत्ति के बारे में बात की जा रही है। आगे आते हैं हम, क्योंकि इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि संदेहार्थ तो है नहीं है, संभावनार्थ मतलब गृह कार्य में मेरी सहायता का संदेह नहीं है। संभावनार्थ मतलब संभव में, कि जो संभव हो, शायद आज वर्षा होगी तो संभव है, ठीक है। संदेह में भी, उसमें भी संदेह ही आता है। निश्चयार्थ मतलब उसने पढ़ाई कर ली है, तो इसमें गृह कार्य करने में सहायता का, तो कौन सा होगा, विद्यार्थी वृत्ति। आगे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। अब देखो, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। तो हम जैसे होगा होगी देखते तो हम क्या करते हैं, हमारा भविष्य काल करते हैं, लेकिन भविष्य इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है कि देखते हैं हम तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल वो वर्तमान काल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी इसे बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल भी इसे बोलते हैं, वर्तमान काल। मतलब जो ऐसा वाक्य जो कि अभी हो रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। जैसे राम मैदान में खेल रहा है, सीता खा रही है, तो ये सब क्या हो गया, सीता खा
खा रही है। तो ये क्या हो गया हमारा तत्कालिक वर्तमान काल हुआ। संदिग्ध वर्तमान काल जिससे संदिग्ध का बोध हो, संदेह का बोध हो। और संदेह का क्या होता है वो, जैसे कि दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो ये इसमें क्या होगा, संदेह होगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा संदेह अभी पता नहीं हमें, ठीक है। तो संदेह है, पहुंचने वाला होगा, मतलब ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, हमारा राइट आंसर है। संदिग्ध वर्तमान काल जैसे हिमालय में वर्षा होती होगी, ये भी होता है। हिमालय में वर्षा होती होगी, वर्षा होती होगी, ये भी क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। तो आसन भूतकाल, आसन भूतकाल में क्या होता है कि जो काम अभी अभी समाप्त हुई है, जैसे हम बोलते हैं ना कि राम पढ़ाई कर चुका है, कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है, तो ये सब क्या है, आसन भूतकाल। हेतु हेतु मत भविष्य काल क्या होता है, हेतु हेतु भविष्य काल में हम क्या करते हैं, जब क्रिया का भविष्य में होना या न होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है। हम बोलते हैं ना कि इतनी ठंडक पड़ रही है, इतनी ठंडक पड़ रही है, ठंडक पड़ रही है, तो सारे जल स्रोत क्या हो जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे। ये कह सकते हैं बर्फ बन जाएंगे। मतलब इतनी ठंडक पड़ रही, मतलब हमें क्या कर रहा है, हम जो अभी इसमें क्या होता है, किसी भविष्य में होना ना होना किसी कारण पर निर्भर कर रहा है, तो वो क्या हमारा कह रहा था, हेतु हमें तो भविष्य, जैसे वो मेहनत लगातार करे तो विद्वान हो जाएगा, मतलब वो अगर कर रहा है, करे तो क्या होगा, विद्वान हो जाएगा। मतलब वर्तमान में जो क्रिया भविष्य में वही निर्भर करेगी, तो ये क्या हेतु है, तो भविष्यत काल होता है। तो हमें समझ में आएगा दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, मतलब संदिग्ध वर्तमान काल है। तो आप इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें पूरा जो काल का टॉपिक है वह, ठीक है, उसके बारे में पूरा पढ़ लेना है। निम्नलिखित में है, देखो अब यहाँ पे आते हैं मुहावरे देखते हैं। मुहावरा का इसमें है जहर उगलना। जहर उगलना मतलब क्या होता है कि कड़वी बात कहना। और भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं कि जो पूछ ले जाता है, जैसे अंक भरना। तो अंक भरना, अंक लगाना मतलब क्या होता है, गले लगाना। अंक लगाना पूछ ले आपसे तो क्या होता है, अंक लगाना माना गले लगाना, गले लगाना। अगर पूछ ले अंडा सेना, अंडा सेना, तो क्या हम बोलते हैं उसे, बेकार की सेना, माने बेकार का आदमी, बेकार कोई काम का नहीं, अंडा सेना है। बोलते हैं अंधेर घर का उजाला, अंधेर घर का उजाला कहते हैं, अंधेर घर का उजाला, घर का उजाला मतलब एकमात्र पुत्र, इकलौता पुत्र, उजाला। तो ये क्या होता है, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। उसके बाद हम बात कर ले तो अंधे की लाठी, अंधे की लाठी, लाठी बात करें, अंधे की लाठी तो क्या होता है, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। अगर वही हम कर ले अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो हमें क्या करना चाहिए कि बहुत सारे जो मुहावरे हैं उसे भी हम याद करेंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा मुहावरा का बना दूंगा। तो चलिए आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है। देखो अब इसमें पूछा जाता है शब्द के जो अलग अलग टाइप्स हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्द अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो एक आपको इसमें होता है देशज शब्द के भी कई टाइप होते हैं। एक होता है देशज, विदेशज, और एक होता है तत्सम, तद्भव। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए आपसे तद्भव, पहले क्या हम देख लेते हैं तत्सम। तत्सम शब्द वो शब्द होता है जो संस्कृत से बना होता है, जैसे संस्कृत के मूल शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और जैसे अग्नि, अग्नि क्या है,
संस्कृत टाइप का वर्ड है तो ये क्या होगा, तत्सम हो गया। अगर हम तद्भव बोले, तद्भव में क्या होता है, तद्भव, तद्भव में क्या होता है, संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव बोलते हैं। तद्भव में जैसे आग, संस्कृत का जो बिगड़ा रूप है उसे क्या बोलते हैं, आग। आग क्या हमारा तद्भव है। अब हम बात कर ले तत्सम में, और पुस्तक, पुस्तक है तो पुस्तक क्या है हमारा, तत्सम हो गया। अगर उसमें देख दे किताब, तो किताब क्या हो गया हमारा, हिंदी का वर्ड, तो ये हम तद्भव हो गया। देशज भी आता है, देशज, देशज मतलब जो देश की बोलचाल में पाई जाने वाली जो भाषा होती है उसे देशज बोलते हैं। एक होता है विदेशज, विदेशज जो वर्ड की उत्पत्ति विदेश में हुई, जैसे अस्पताल, अस्पताल क्या है, ये हमारा विदेश का वर्ड है, तो अस्पताल विदेशज हो गया। अब इसमें हम देख रहे थे फीता, मजबूर, उम्मीद, डोंगा। डोंगा क्या है, विदेशज शब्द है, मतलब देश में बोला जाता है डोंगा, टुकड़ी, तो ये सभी है देश में बोला जाता है। एक आता है श्रुति संभिन्नात्मक वर्ड भी आता है, तो इसे भी हमें याद रखना है कि बहुत सारे इसमें वर्ड पूछ ले जाते हैं आपसे। एक एक ना एक ये क्वेश्चन हमेशा आता है, एक या दो, तो आप इसे भी पढ़ के जाएंगे। बल और वल, बल का मतलब क्या होता है, बल मतलब होता है ताकत, जो बल है इस बल का होता है ताकत। और वल, वल मतलब होता है मेघ, वल मतलब मेघ। वैसे ही आपसे पूछ लिया जाता है अंश, 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 अंश मतलब क्या हो गया, ये अंश मतलब हिस्सा हुआ, हिस्सा, हिस्सा। अगर ये वाला अंश पूछे, ये अंश, अंश मतलब कंधा, ये अंश मतलब कंधा। अगर पूछ ले अंगना, अंगना, ये आंगना, तो ये हो गया आंगना मतलब आंगन, आंगन। अगर वही अंगना पूछ ले आपसे, अंगना, तो अंगना पूछ ले तो ये क्या होगा, स्त्री, अंगना मतलब स्त्री। अभिराम, अभिराम, अभिराम मतलब होता सुंदर, सुंदर। और वही अविराम, अविराम मतलब बिना विराम के लगातार, लगातार। तो ये श्रुति भिन्नात्मक शब्द जो भी हैं इसे भी याद रखे जाएंगे, एक ना एक ये हमेशा आता ही है, हर पेपर में आता है, पूछा जाता है। अब आते हैं एक या दो, हर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से, अब मुहावरा ये भी, गर्दन पर छुरी फेरना, गर्दन पर छुरी फेरना का मुहावरा का क्या अर्थ है, अत्याचार करना, अत्याचार करना, गर्दन पर छुरी फेर दिया मतलब अत्याचार कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक मतलब जो भाव विशेषता होता है, खारापन, खारापन क्या है, भाववाचक है, तो ये गलत है। तेजस्वी भाव दिखाता है, भाववाचक संज्ञा है हमारा। फिर उसके बाद हम देखें चिकनाई, चिकनाई भी भाववाचक है। ग्राम में, ये क्या है, ग्राम में मतलब जो गाँव का जीवन है, ये ग्राम में हमारा जो भाववाचक नहीं है। आगे आते हैं, नहीं इसमें देखते हैं कि हमें इसमें देखना है कि कहाँ कौन सा जो विराम चिन्ह है युक्त तो सही प्रयोग किया गया कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे हमारा क्या है, विराम चिन्ह अलग है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि इसमें इसमें कॉमा नहीं लगाया है कि काम वाली रोज़ आती है, काम करती है और चली जाती है, तो ये भी सही नहीं है। काम वाली रोज़ आती है तो मतलब यहाँ पे कॉमा लगाया तो ये सही है। काम करती है और चली जाती है तो मतलब यहाँ पे और है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगा कॉमा, चली जाती है, तो ये हमारा क्या राइट आंसर है। इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी किसने गलत लगाया है विराम चिन्ह, तो ये भी हमारा गलत है। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लोकोक्ति है, घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने। मतलब ऐसा हम लोकोक्ति बोलते हैं, गाँव में बोला जाता है कि घर में है दाने नहीं है और बुढ़िया चली है भुनाने। मतलब बहुत ही बकवास कर रही है, बहुत ही दिखावा कर रही है कि घर में दाने नहीं है और बोली जा रही है, बोली जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, झूठा दिखावा करना। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि सही अर्थ को का उचित विकल्प हो। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब क्या होता है, अभिज्ञ मतलब ज्ञाता, अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, ज्ञाता। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आपसे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अनुच्छेद के अनुसार आदर्श व्यक्ति किसमें अपने जीवन की सफलता समझता है। अब कुछ इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। देखो पहले ही हमें मिल गया कि कर्मशीलता में अपना जीवन क्या करता है, सफल समझता है। नेक्स्ट फिर हम जाएंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से कौन सा संतोष का समानार्थी शब्द है। संतोष का तो हमें इसमें अपने यहाँ देखने से ही पता चल जाए, तो संतोष का कौन सा है, तसल्ली संतोष का ही है, संतुष्टि संतोष का है, धीरज संतोष का, दृढ़ता दृढ़ता संतोष का नहीं है। ठीक है, समानार्थी नहीं है, तो ये क्या है हमारा, क्या है, गलत है। तो गलत ही है, वही सही है, तो इसमें क्या होगा, ये राइट आंसर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इसमें फिर से देखेंगे क्वेश्चन, आदर्श व्यक्ति अपना बचा हुआ समय किसमें बिताते हैं। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब वो पढ़ना है करेंगे। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है, कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। आदर्श व्यक्ति अपना बचा हुआ समय, इसमें ध्यान, बचा हुआ समय शेष समय कहाँ करता है, जन सेवा में करता है। तो जन सेवा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि इस अनुच्छेद के अनुसार कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में विश्वास रखता है, मतलब आदर्श व्यक्ति से क्या है हमारा सही एक उपयुक्त शीर्षक है। पूरा पढ़ेंगे तो हम इसमें देखो, अब इसमें हमें क्वेश्चन पढ़ना है, आदर्श व्यक्ति बड़े बड़े संकटों को कैसे पार करता है। तो इसको देख लेते हैं। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय हो रहता है। शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। और हाथ पर हाथ धर बैठने को मृत्यु को समान समझता है। काम को काम करने की उसकी लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सर्वोच्च परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वो बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढा देता है। तो इसमें बोला ना, आदर्श व्यक्ति बड़े बड़े संकटों को कैसे पार करता था, धैर्य की कुदाली से। धैर्य की कुदाली से, तो धैर्य इसमें क्या है हमारा, जल्दीबाजी से तो नहीं, हाथों से, कुदाली से नहीं, धैर्य से, धैर्य की कुदाली है। तो ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप इस वीडियो में आपको जो मैं बताया हूँ वो समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि कहाँ से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसमें हमें ये समझ में आ गया था, हमने देखा था श्रुति संज्ञानात्मक हमें याद करना है, काल पढ़ना है, अव्यय के बारे में जानना है, फिर देशज विशेषत शब्दों के बारे में जानना है, मुहावरे पढ़ने हैं, ठीक है, और शुद्धि अशुद्धि के बारे में पढ़ना है। तो ये सब है, हमें टॉपिक के बारे में पता चल गया है। तो आप लुसेंट ले सकते हैं, या आनंद पब्लिकेशन का भी एक आता है, वो आप ले लीजिए, प्रीवियस उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।